हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को सामग्री संकलन की प्रविधियाँ निदर्शन जो चैप्टर है इसके विषय में समझाने जा रही हूँ। तो अगर प्रविधियों की बात करें तो प्रविधियों का अभिप्राय ऐसे आंकड़े या सूचना या सामग्री एकत्रित करने के उपकरण से लिया जाता है। मतलब ऐसे उपकरण या यंत्र जिनकी सहायता से अध्ययनकर्ता है ना आंकड़ों का संकलन करता है और सही निष्कर्ष निकालता है तो वो प्रविधि कहलाती है। तो जब कभी किसी समस्या का निर्माण होता है, समस्या के निर्माण को समाधान के लिए क्या किया जाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है और उपकल्पनाओं के निर्माण के बाद सामग्री एकत्रित करने से पहले एक निर्णय लेना होता है। वो निर्णय क्या है कि अध्ययन की इकाई क्या होगी, कितनी सूचनादाताओं के पास जाकर इस समस्या से रिलेटेड वो क्वेश्चन करेगा और उत्तर प्राप्त करेगा। तो इसके लिए दो प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है जनगणना और सेकेंड पे है निदर्शन। जनगणना की बात करें तो जनगणना जो है वो कितने लोगों की होती है? समग्र की होती है। किसी एक व्यक्ति की जनगणना नहीं होती, कुछ इकाइयों की जनगणना नहीं होती है। जनगणना में समग्र इकाइयों को लिया जाता है। और सबसे पहले जनगणना जो है हमारी 1872 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी और अभी तक 2011 तक की जनगणनाएं हो चुकी हैं। तो जनगणना जो है चूंकि एक बहुत बृहद क्षेत्र हो जाता है, इतने अनुसंधानकर्ता नहीं है कुशल, इसलिए क्या है कि जनगणना के माध्यम से किसी समस्या का समाधान कर पाना है ना, रिसर्च कर पाना, अन्वेषण कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए निदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो निदर्शन क्या है, सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग जो है सैंपलिंग को ही प्राथमिकता क्यों दी गई है इसके विषय में मैं अब बताने जा रही हूँ। अगला है निदर्शन अध्ययनों को प्राथमिकता देने के कारण। मतलब जनगणना और निदर्शन में से निदर्शन को ही अधिक क्यों चुना जाता है, सैंपलिंग को ही क्यों चुना जाता है, इसके कारण है। नंबर 1 है समग्र का अध्ययन असंभव। चूंकि समस्त लोगों का अध्ययन अगर करने के लिए आपको बोल दिया जाए तो ये बहुत ही असंभव होता है। चूंकि समस्या जिस क्षेत्र से ली गई है ना, और उस क्षेत्र में से भी कुछ इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और उसी के आधार पर आंकड़े जो प्रस्तुत किए जाते हैं और रिजल्ट निकाला जाता है। तो समग्र का अध्ययन कर पाना असंभव है, इसीलिए निदर्शन का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड है अच्छे अनुसंधानकर्ताओं की कमी। चूंकि ऐसे अच्छे अनुसंधानकर्ता बहुत ही कम हैं जो क्या करें, ईमानदारी से आंकड़ों का कलेक्शन करें और सही रिजल्ट प्रस्तुत करें। चूंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि उत्तरों का जो आंकड़े, जो प्रश्न सूची बनती है उसका स्वयं ही आंसर उपकल्पनाओं के आधार पर दे लेते हैं और उसी के आधार पर रिजल्ट प्रस्तुत कर देते हैं। तो वो आंकड़े जो है गलत भी हो सकते हैं। तो अच्छे अनुसंधानकर्ताओं की कमी के कारण भी जो है निदर्शन अध्ययनों को प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट है समय की बचत। समय की बचत, अगर आप समग्र का अध्ययन करेंगे, बहुत बड़े
बृहद क्षेत्र का अध्ययन आपको करने के लिए दे दिया जाए तो उसमें समय बहुत लगेगा, समय भी बहुत लगेगा और जो है अनुसंधानकर्ता भी बहुत अधिक मात्रा में होने चाहिए, तभी उस समस्या का समाधान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे जो है समय की बचत करने के लिए, है ना, भी निदर्शन अध्ययनों को प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट है धन की बचत। अगर आपको बहुत अधिक विशाल क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अध्ययनकर्ता को दे दिया जाए तो क्या होगा कि बहुत अधिक समय लगेगा, बहुत अधिक धन लगेगा और जो है बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद आप उन आंकड़ों को एकत्रित कर पाएंगे और उसके बाद सही रिजल्ट प्रस्तुत कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी और उतने विस्तृत क्षेत्र का एक रिसर्चर, एक अनुसंधानकर्ता जो है ईमानदारी से आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं करेगा तो रिजल्ट भी कहीं ना कहीं, निष्कर्ष भी जो निकाल कर देगा वो कैसे सत्य नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट है कम प्रयास से संपूर्ण अध्ययन संभव। निदर्शन के माध्यम से क्या होता है कि कम प्रयास से एक छोटे से क्षेत्र का अध्ययन करने के बाद उसी के आधार पर अपने रिजल्ट को प्रस्तुत कर देना, है ना, आंकड़ों को प्रस्तुत कर देना। इसमें क्या होता है, धन की भी बचत है, समय की भी बचत है और जो है अनुसंधानकर्ता आसानी से सही सही आंकड़े प्रस्तुत कर सकता है, अपने सही निष्कर्षों को निकाल कर दे सकता है। तो इन सभी कारणों से निदर्शन या सैंपलिंग प्रविधि को चुना गया। इसके बाद अब आती है सैंपलिंग की बात, निदर्शन की बात। निदर्शन होता क्या है ना, ये तो प्रविधि की बात हुई थी, निदर्शन क्या है। निदर्शन की बात करें तो निदर्शन का अर्थ यदि कहें समग्र में से कुछ इकाइयों का अध्ययन करना, समग्र में से कुछ इकाइयों का अध्ययन करना जिसको कि आपने क्या है मुख्य प्रतिनिधि के रूप में उसको मान रखा है ना, जो प्रतिनिधि के रूप में आपने उसको चुना। कहना चाहिए कि निदर्शन क्या है, विकल्प के द्वारा जो लिया गया निर्णय। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ जीवान, जैसे एक बर्तन में आपने चावल को पकाने के लिए रखा और जब हम देखते हैं, हम उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं कि ये पक गए या अभी नहीं पके हैं, तो उन चावलों में से मैं केवल एक दो चावल को ही देख लेती हूँ, है ना। सभी लोग देखते हैं, समग्र का अध्ययन नहीं करते कि कौन से पके कौन से नहीं पके, और उसी के आधार पर आप ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि जो है आपके चावल पक चुके हैं। जैसे कहीं पर आपने मार्केट में गए, आपने गेहूं को खरीदना चाहा, चावल को खरीदना चाहा या किसी अन्य चीज़ को खरीदना चाहा, तो सैंपलिंग के तौर पर उसका थोड़े से ही उसमें से आप उठाकर देखते हैं और आप उसका अनुमान लगा लेते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है ना, ऐसा हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो ये निर्णय लेना ही सैंपलिंग कहलाता है। तो समग्र में से, है ना, जो हमारी कैसी है कुछ इकाइयां हैं जिनको कि हमने प्रतिनिधि के रूप में चुन रखा है, वो ही निदर्शन माना जाता है। इसमें आपकी परिभाषाएं हैं फेयरचाइल्ड के अनुसार, निदर्शन वह प्रक्रिया अथवा पद्धति है जिसके द्वारा एक विशिष्ट समग्र में से निश्चित संख्या में व्यक्तियों, विषयों अथवा निरीक्षणों को निकाला जाता है। तो समग्र में से निश्चित संख्या में, है ना, सबको नहीं, एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों, विषयों अथवा निरीक्षणों को निकाला जाता है। तो ये हुआ सैंपलिंग।
इसके बाद गुड एवं हैड के अनुसार, गुड एवं हैड भी कुछ लोग कहते हैं इसको, तो गुड एवं हैड के अनुसार इन्होंने जो परिभाषा दी है कि एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि किसी विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि। समूह तो विस्तृत है लेकिन प्रतिनिधि लघु है ना। सारे समूह को नहीं चुना आपने, उनमें से समग्र में से कुछ इकाइयों को प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया और अपना रिजल्ट दे दिया। तो जब भी अनुसंधान करता है ना, अन्वेषण खोज के लिए किसी समस्या का रिजल्ट पाने के लिए निकलता है, तो सबसे पहले क्या होता है, समस्या का निर्माण होता है, और समस्या के निर्माण कर लेने के बाद उपकल्पनाओं का निर्माण होता है, हाइपोथीसिस बनाई जाती है, मतलब कल्पना के आधार पर आपके निष्कर्ष निकालना, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद सामग्री एकत्रित करने से पहले आपको ये पता करना पड़ता है कि कितनी इकाइयों का हमको अध्ययन करना है ना। वो हमारे अध्ययन की विषय क्षेत्र, मतलब क्षेत्र कितना है, एरिया कितना है, कितने एरिया का हमको रिसर्च करना है ना। तो उसका पहले तो उस एरिया को पता करने के बाद ही क्या किया जाता है, निदर्शन विधि के द्वारा जो है लोगों के पास जा के अपने प्रश्नावली है ना देकर और उनसे आंसर लेकर ही अनुसंधान करता, एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है और उसके बाद अपने रिजल्ट को प्रस्तुत करता है। तो यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। इसके बाद निदर्शन के ऊपर डिटेल में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी